सीमा के पार की साजिश। क्वेटा में मलिक रियाज की गिरफ्तारी के बाद बलूचिस्तान में थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन इसी हेडक्वार्टर में एक नई खुफिया रिपोर्ट ने माहौल को फिर से गरमा दिया। इस बार खतरा सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं था, साजिश सीमा पार से शुरू हो रही थी। जनरल ओवैस ने अयाज खान को अपने ऑफिस में बुलाया। मेज पर एक मोटी फाइल थी जिसके कवर पर लिखा था ऑपरेशन डेजर्ट वाइपर। अयाज, जनरल ओवैस ने गंभीर स्वर में कहा, मलिक रियाज और मेहरुल्लाह सिर्फ मोहरे थे, असली खिलाड़ी कोई और है और वो सीमा पार बैठा है। हमारे पास खबर है कि एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क जिसका कोड नेम वाइपर है, बलूचिस्तान को अस्थिर करने के लिए एक बड़ा हमला प्लान कर रहा है। वाइपर का रहस्य। रिपोर्ट के मुताबिक वाइपर एक गुप्त संगठन था जो विदेशी ताकतों और कुछ भाड़े के सैनिकों का गठजोड़ था। उनका मकसद था पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे, खासकर सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को तबाह करना। इसके लिए वो बलूचिस्तान में नई बगावत की आग भड़काना चाहते थे और इस बार उनका निशाना था सिंदक का सोने का खजाना। बलूचिस्तान का एक पुराना खनन क्षेत्र जो अरबों डॉलर की खनिज संपदा का भंडार था। अयाज का नया मिशन। जनरल ओवैस ने अयाज को फाइल सौंपते हुए कहा, अयाज, तुम्हें सिंदक जाना होगा। वहां वाइपर के एजेंट्स ने एक गुप्त ठिकाना बनाया है। उनके पास हथियार, ड्रोन और यहाँ तक कि जैविक हथियारों की खबर है। तुम्हें उनके लीडर, जिसे स्कॉर्पियन कहते हैं, को पकड़ना है। अयाज ने फाइल खोली। उसमें एक धुंधली तस्वीर थी, एक आदमी जिसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी क्रूरता साफ दिख रही थी। अयाज ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, स्कॉर्पियन चाहे जितना जहरीला हो, मैं उसका जहर निकाल दूंगा। सिंदक की वीरान वादी। सिंदक का इलाका बलूचिस्तान के सबसे सुनसान और खतरनाक हिस्सों में से एक था। यहाँ की जमीन सोने और तांबे से भरी थी, लेकिन यहाँ का माहौल दुश्मनों के लिए स्वर्ग था। पहाड़ों की गुफाएं, गहरी खाइयां और कोई सड़क नहीं। अयाज, एजेंट फैसल और रजिया एक छोटी सी टीम के साथ सिंदक के लिए रवाना हुए। रास्ते में रजिया ने अयाज से कहा, अयाज, मुझे कुछ शक है। मुझे लगता है कि वाइपर के नेटवर्क में कोई हमारा अपना भी शामिल है, कोई ऐसा जो इसी के अंदर तक पहुंच रखता है। अयाज ने गहरी नजरों से रजिया को देखा और कहा, अगर ऐसा है तो वो मुझसे नहीं बच पाएगा। गुप्त ठिकाने का पता। सिंदक की एक गुफा में वाइपर का गुप्त अड्डा था। अयाज ने स्थानीय खानाबदोशों की मदद ली जो इस इलाके को अच्छी तरह जानते थे। एक बूढ़े खानाबदोश, बाबा जरगुन, ने अयाज को बताया, उस गुफा में रात को अजीब सी रोशनियां दिखती हैं। वहां कोई शैतान का खेल चल रहा है। अयाज ने बाबा जरगुन की बात पर यकीन किया और अपनी टीम के साथ गुफा की ओर बढ़ा। रास्ते में उन्हें एक जाल का सामना करना पड़ा, ड्रोन से चलने वाले बम जो गुफा के रास्ते की रखवाली कर रहे थे। फैसल ने अपनी तकनीकी समझ से ड्रोन को हैक किया और बमों को निष्क्रिय कर दिया। गुफा में घमासान। रात के अंधेरे में अयाज और उसकी टीम ने गुफा पर धावा बोला। वहां वाइपर के भाड़े के सैनिक और विदेशी एजेंट तैयार थे। गोलियों की बौछार और धमाकों से गुफा गूंज उठी। रजिया ने एक स्नाइपर को चकमा देकर उसका हथियार छीन लिया, जबकि फैसल ने गुफा के अंदर एक रासायनिक लैब का पता लगाया जहां जैविक हथियार बनाए जा रहे थे। अयाज ने गुफा के सबसे गहरे हिस्से में स्कॉर्पियन को देखा। वो एक लंबा, ठंडे चेहरे वाला आदमी था जो एक डिजिटल डिवाइस पर कुछ टाइप कर रहा था। अयाज ने उस पर बंदूक तानी और कहा, स्कॉर्पियन, तेरा जहर अब खत्म। लेकिन स्कॉर्पियन ने हौंसते हुए जवाब दिया, अयाज खान, तुम बहुत देर से आए। मेरा प्लान पहले ही शुरू हो चुका है। तभी गुफा में एक जोरदार धमाका हुआ और छत का एक हिस्सा ढह गया। अयाज ने स्कॉर्पियन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो धूल के गुबार में गायब हो गया। रजिया का राज। धमाके के बाद अयाज और उसकी टीम गुफा से बाहर निकले, लेकिन रजिया गायब थी। फैसल ने अयाज को बताया, मुझे लगता है रजिया ने हमें धोखा दिया। मैंने उसे गुफा में एक रेडियो सिग्नल भेजते देखा। अयाज का दिल धक से रह गया। दस्तावेजों से पता चला कि वाइपर का अगला निशाना था कराची का बंदरगाह। स्कॉर्पियन का प्लान था कि वो सीपेक के सबसे अहम हिस्से को तबाह कर दे। अयाज ने इसी को सूचना दी और कराची के लिए रवाना होने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, रजिया कहाँ थी और उसका असली मकसद क्या था। कराची का बंदरगाह रात के सन्नाटे में चमक रहा था। समुद्र की लहरें गोदियों से टकरा रही थीं और दूर कहीं सीपेक के जहाजों की रोशनियां एक बड़े तूफान की खबर दे रही थीं। अयाज खान फैसल के साथ कराची की तंग गलियों में एक गुप्त ठिकाने की तलाश में था। स्कॉर्पियन और उसका वाइपर नेटवर्क अब कराची बंदरगाह को निशाना बनाने की फिराक में था और रजिया की गायब होने की गुत्थी अयाज के दिमाग में बार बार गूंज रही थी। ईसी की आपातकालीन मीटिंग। ईसी के कराची ऑफिस में जनरल ओवैस ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। अयाज और फैसल के सामने एक स्क्रीन पर सैटेलाइट तस्वीरें थीं।
जिनमें कराची बंदरगाह के पास एक पुराना जहाज दिख रहा था। जनरल ने कहा, अयाज, ये जहाज ब्लैक कोबरा वाइपर का गुप्त अड्डा है। स्कॉर्पियन वहां से अपनी सारी साजिश चला रहा है। उनका प्लान है कि कल रात सीपेक के एक बड़े मालवाहक जहाज को डुबो दिया जाए, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की आर्थिक साख को चोट पहुंचे। अयाज ने पूछा, रजिया के बारे में कोई खबर? जनरल ने गहरी सांस ली और कहा, हमें शक है कि रजिया वाइपर के लिए काम कर रही है, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं है। तुम्हें सावधान रहना होगा। अयाज का संदेह। अयाज का दिल मानने को तैयार नहीं था कि रजिया गद्दार हो सकती है। उसने फैसल से कहा, रजिया ने ग्वादर और क्वेटा में मेरे साथ जान जोखिम में डाली थी। अगर वो गद्दार है तो उसका मकसद क्या है? हमें सच जानना होगा। ब्लैक कोबरा पर नजर। अयाज और फैसल ने कराची की एक मछुआरे की बस्ती में डेरा डाला। वहां से उन्होंने ब्लैक कोबरा जहाज की गतिविधियों पर नजर रखी। एक स्थानीय मछुआरे, याकूब छाबे, ने बताया कि रात को जहाज पर अजीब सी हलचल होती है। काले कपड़ों में लोग हथियारों के बक्से लाते ले जाते हैं। अयाज ने एक खुफिया ड्रोन की मदद से जहाज की तस्वीरें ली। तस्वीरों में कुछ विदेशी चेहरे और भारी मशीनरी दिखी जो विस्फोटक डिवाइस जैसी लग रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी, एक तस्वीर में रजिया दिखी जो जहाज के डेक पर स्कॉर्पियन के साथ खड़ी थी। रजिया की गुद थी। अयाज के लिए यह सदमा था। उसने फैसल के साथ मिलकर एक जोखिम भरा प्लान बनाया, ब्लैक कोबरा पर रात के अंधेरे में चढ़ाई करना। अयाज ने इसी से एक छोटी स्पेशल फोर्स की मदद मांगी, लेकिन उसने ये भी ठान लिया कि वो रजिया से सच उगलवाएगा। जहाज पर धावा। रात के 2 बजे अयाज, फैसल और एक छोटी सी फौजी टुकड़ी ने ब्लैक कोबरा पर धावा बोला। जहाज के डेक पर वाइपर के भाड़े के सैनिक तैनात थे। गोलियां चलीं, ग्रेनेड फटे और समुद्र की लहरों में धमाकों की गूंज फैल गई। अयाज ने एक सैनिक को चुपके से ढेर किया और जहाज के अंदर घुस गया। वहां उसने रजिया को स्कॉर्पियन के साथ एक गुप्त केबिन में देखा। रजिया के हाथ में एक रिमोट डिवाइस थी जो किसी बम को कंट्रोल करने के लिए लग रही थी। रजिया का सच। अयाज ने रजिया पर बंदूक तानी और गरज कर कहा, रजिया, ये क्या कर रही हो? तूने हमें धोखा दिया। रजिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, अयाज, मुझे यकीन था कि तुम यहां तक पहुंचोगे। मैं वाइपर के लिए काम नहीं कर रही, मैं अंडरकवर हूं। जनरल ओवैस ने मुझे स्कॉर्पियन के करीब पहुंचने का टास्क दिया था। अयाज को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, सबूत दिखा, वरना। रजिया ने अपनी जेब से एक माइक्रोचिप निकाली और कहा, यह वाइपर के पूरे नेटवर्क की जानकारी है। मैंने इसे स्कॉर्पियन के कंप्यूटर से चुराया। तभी स्कॉर्पियन ने पीछे से अयाज पर हमला किया। एक तीव्र हाथापाई शुरू हो गई। स्कॉर्पियन ने अयाज को दीवार से दे मारा, लेकिन अयाज ने अपने बलूच खंजर से उसकी बांह पर वार किया। स्कॉर्पियन चीखता हुआ पीछे हटा। धमाके का खतरा। रजिया ने चेतावनी दी, अयाज, जहाज के नीचे एक बड़ा बम लगा है। अगर इसे निष्क्रिय नहीं किया तो पूरा बंदरगाह तबाह हो जाएगा। अयाज और रजिया ने मिलकर बम की तलाश शुरू की, जबकि फैसल और फौजी टुकड़ी ने बाकी सैनिकों को रोक रखा था। आखिरकार जहाज के इंजन रूम में एक टाइमर बम मिला जो 10 मिनट में फटने वाला था। आखिरी मिनट की जंग। अयाज ने अपनी तकनीकी समझ से बम को निष्क्रिय करने की कोशिश की, लेकिन स्कॉर्पियन फिर से सामने आ गया। इस बार उसने रजिया को बंधक बना लिया। अयाज, बम को छूने की कोशिश की तो ये मरेगी, स्कॉर्पियन ने धमकाया। अयाज ने एक पल के लिए सोचा, फिर तेजी से अपनी बंदूक फेंकी और स्कॉर्पियन पर कूद पड़ा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। रजिया ने मौका पाकर स्कॉर्पियन के हाथ से चाकू छीन लिया और उसे जख्मी कर दिया। अयाज ने आखिरी पल में बम के तार काटे और धमाका टल गया। स्कॉर्पियन की हार। स्कॉर्पियन को हथकड़ी लगाकर इसी की टुकड़ी ने पकड़ लिया। जहाज से वाइपर के हथियार और दस्तावेज बरामद हुए, लेकिन स्कॉर्पियन ने गिरफ्तारी से पहले एक आखिरी बात कही, अयाज, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन वाइपर का असली सरगना अभी भी बाहर है। रजिया का इनाम। इस्लामाबाद लौटकर रजिया ने माइक्रोचिप जनरल ओवैस को सौंपी। उसमें वाइपर के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की पूरी जानकारी थी। जनरल ने रजिया और अयाज को शाबाशी दी, लेकिन चेतावनी भी दी, वाइपर का सरगना अभी भी छिपा है। वो कोई बड़ा नाम है, शायद हमारे सिस्टम के अंदर ही। अयाज ने रजिया की तरफ देखा और कहा, हमने एक जंग जीती है, लेकिन यह युद्ध अभी बाकी है। दमक। दुबई के आसमान में गगनचुंबी इमारतें रात के अंधेरे में जगमगा रही थीं, लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरी साजिश का अंधेरा छिपा था। ईसी को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक वाइपर का असली सरगना, जिसे कोड नेम शैडो दिया गया था, दुबई में एक आलीशान होटल में अपनी अगली मीटिंग की योजना बना रहा था। उसका मकसद था पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य ताकत को पूरी तरह से कमजोर करना, और इसके लिए वो सीपैक को पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। ईजी का नया मिशन।
इस्लामाबाद में जनरल ओवैस ने अयाज खान और रजिया को अपने ऑफिस में बुलाया। मेज पर दुबई के एक होटल अल खलीफा टावर का नक्शा और कुछ सैटेलाइट तस्वीरें थीं। अयाज, रजिया, जनरल ने गंभीर स्वर में कहा, शैडो कोई साधारण दुश्मन नहीं है, वो वाइपर का मास्टरमाइंड है और हमारे पास खबर है कि वो इसी के अंदर भी अपने जासूस रखता है। तुम्हें दुबई जाकर उसे बेनकाब करना होगा, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि इस बार तुम विदेशी धरती पर अकेले हो। अयाज ने रजिया की तरफ देखा और कहा, शैडो चाहे जितना चालाक हो, हम उसकी छाया तक नहीं छोड़ेंगे। दुबई में कदम। अयाज और रजिया ने फर्जी पासपोर्ट के साथ दुबई में दाखिल होने का प्लान बनाया। अयाज ने एक अमीर व्यापारी अहमद मलिक का भेष लिया, जबकि रजिया ने एक अंतरराष्ट्रीय पत्रकार सारा खान का। उनका पहला निशाना था अल खलीफा टावर में होने वाली वाइपर की गुप्त मीटिंग, जहां शैडो के कुछ करीबी एजेंट्स मौजूद होने वाले थे। खुफिया जानकारी। दुबई की एक मशहूर नाइट मार्केट में रजिया ने एक स्थानीय मुखबिर खालिद से संपर्क किया। खालिद ने बताया कि अल खलीफा टावर के सबसे ऊपरी फ्लोर पर एक प्राइवेट पार्टी हो रही है, जो वास्तव में वाइपर की मीटिंग का कवर है। लेकिन सावधान, खालिद ने चेतावनी दी, वहां हर कोई हथियारबंद है और शैडो की नजर हर जगह है। रजिया ने अयाज को यह जानकारी दी और दोनों ने पार्टी में घुसने का प्लान बनाया। अल खलीफा टावर में सेंध रात के 10 बजे अयाज और रजिया ने होटल में दाखिल होने के लिए एक वीआईपी पास का इंतजाम किया। अयाज ने एक महंगा सूट पहना और रजिया ने एक शानदार गाउन में खुद को सजाया। दोनों ने अपने हथियार छिपाए। अयाज की बेल्ट में एक छोटी पिस्तौल और रजिया के पर्स में एक जहरीली सुई। पार्टी में दुनिया भर के संदिग्ध चेहरे मौजूद थे, विदेशी एजेंट, भाड़े के सैनिक और कुछ सियासी लोग। अयाज ने एक कोने से नजर रखी और देखा कि एक रहस्यमयी शख्स, जिसका चेहरा मास्क से ढका था, सबके बीच में खड़ा था। वो शैडो था। शैडो का खुलासा। अयाज ने रजिया को इशारा किया और दोनों उस मास्क वाले शख्स के करीब पहुंचे। तभी शैडो ने माइक पकड़ा और ऐलान किया, दोस्तों, आज रात हमारा प्लान पूरा होगा। सीपेक का अंत शुरू हो चुका है। अयाज ने मौका देखकर शैडो के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक हथियारबंद गार्ड ने उसे रोक लिया। एक छोटी सी झड़प शुरू हो गई। रजिया ने अपनी जहरीली सुई से गार्ड को बेहोश कर दिया और अयाज ने शैडो का पीछा शुरू किया। छत पर आमना सामना। शैडो होटल की छत पर भागा, जहां एक हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा था। अयाज ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हुई। शैडो ने अपना मास्क उतारा और अयाज के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि इसी का एक पुराना अफसर कर्नल जफर था, जो कई साल पहले मिशन के दौरान गायब हो गया था। जफर तुम? अयाज ने हैरानी से पूछा। हाँ अयाज, जफर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, पाकिस्तान ने मुझे धोखा दिया। अब मैं वाइपर का नेतृत्व कर रहा हूँ जंग छत पर। अयाज और जफर के बीच जिंदगी मौत की लड़ाई शुरू हो गई। रजिया ने नीचे से गार्ड्स को रोक रखा था। जफर ने अयाज पर चाकू से हमला किया, लेकिन अयाज ने अपने बलूच खंजर से उसका वार रोका। आखिरकार अयाज ने जफर को छत के किनारे पर धकेल दिया। ये मुल्क तो जैसे गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगा, अयाज ने गरजते हुए कहा और जफर को नीचे धकेल दिया। जफर हेलीकॉप्टर की सीढ़ियों पर गिरा और बेहोश हो गया। वाइपर का अंत। हेलीकॉप्टर को ईसी की स्पेशल फोर्स ने कब्जे में ले लिया। जफर को हथकड़ी लगाकर इस्लामाबाद भेजा गया। वाइपर के नेटवर्क की कई अहम जानकारियां बरामद हुईं, लेकिन रजिया ने अयाज को चेतावनी दी। अयाज, जफर शैडो नहीं था, वो भी एक मोहरा था। असली शैडो अभी भी बाहर है। नया खतरा। इस्लामाबाद लौटने पर जनरल ओवैस ने खुलासा किया कि वाइपर का असली सरगना एक अंतरराष्ट्रीय बिजनेसमैन है, जो लंदन में छिपा है। उसका अगला प्लान है पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी को तोड़ना और मुल्क के सारे डिफेंस सिस्टम को हैक करना। अयाज ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, चाहे लंदन हो या कहीं और, मैं शैडो को ढूंढ निकालूंगा। मारवी की कुर्बानी को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा।